नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आपका स्वागत है लोकतंत्र में। और आज हम बात कर रहे हैं हाथ से जोड़ो हाथ अभियान कांग्रेस का 26 जनवरी से शुरू होने वाला है, उसको लेकर। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। उसको लगता है कि हमने देश को जोड़ने की बात की, जो नफरत की राजनीति की जा रही है उसको लेकर बात की, उसके साथ ही महंगाई को लेकर उठाया। लेकिन कितना फलीभूत हुआ? क्या लगता है कि राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार हैं? पीएम पद के चेहरे को लेकर उनको आगे किया जा रहा है, और जिस तरह से उनका इंटरव्यू आया उसको देखकर लगता भी है कि शायद उनके मन में कहीं ना कहीं उस पद पर पहुंचने की एक लालसा जरूर है। क्योंकि उन्होंने जो 3 सूत्रीय अपना एजेंडा बताया उससे ये बात जाहिर होती है। और कई बार कांग्रेस के नेता भी कह चुके हैं यात्रा के जरिए कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी हमारे अगले पीएम पद का चेहरा होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस 26 जनवरी 2023 से हाथ जोड़ो अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने जा रही है। इस यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी का लक्ष्य अगले 2 महीनों में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6 लाख गाँव और 10 लाख बूथों तक पहुंचना है। कांग्रेस पार्टी इस मुहिम को भारत जोड़ो यात्रा की ही अगली कड़ी बता रही है। इस यात्रा से पहले प्रांतीय अध्यक्षों से कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा भी की गई। इस अभियान में प्रत्येक प्रदेश में कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम बड़े नेता जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो प्रदेश के 75 जिलों के 849 ब्लॉकों में पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिनकी पूरी सूची तैयार कर ली गई है। कोऑर्डिनेटर 1 महीने के अंदर गांव-गांव, गली-गली और घर-घर जाकर लोगों को राहुल गांधी का एक पत्र सौंपेंगे। इस पत्र में भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को जनता से साझा किया जाएगा। साथ ही केंद्र की महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की अनदेखी के बारे में भी जनता को बताया जाएगा। कांग्रेस के साथ हर मोर्चे पर खड़े होने वाले नेताओं को भी धन्यवाद कहा गया है। और हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से देश के लोगों का, जिन्होंने खूब हिम्मत दी, खूब ताकत दी, घरों से निकले, किसान निकला, युवा निकला, महिलाएं निकली, मैंने देखा आदिवासी भी निकले, कश्मीरी पंडित, हमारे भाई बहन जिस मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी से मुलाकात की। वहीं हाथ से जोड़ो हाथ अभियान में महिलाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपी गई है। प्रियंका प्रत्येक राज्य में 1 दिवसीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी और लोगों से जुड़ेंगी। ये भी कहा गया है कि अगर किसी महिला के अधिकारों को छीना गया है तो प्रियंका उस महिला को उसका अधिकार दिलाने के लिए खुद खड़ी होंगी। यूपी में हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा या अभियान के प्रभारी हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, और प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी खुद प्रियंका इस अभियान को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। वहीं उत्तराखंड और अन्य जिलों को लेकर भी कांग्रेस ने अपनी रणनीति बताई। साथ ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री मोहन प्रकाश ने इस अभियान को ऐतिहासिक करार दिया। कल एक साथ हर ब्लॉक मुख्यालय से इसकी शुरुआत होनी है और जो ग्राम लेवल तक जाएगी। हम लोग भी देहरादून में कुछ जगहों में खुद भी उपस्थित रहूंगा कल के दिन, और परसों में फिर हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में हूँ। और सभी नेताओं को इसमें लगाया गया है। इसमें 2 कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका चेयरमैन मैं हूँ। साथ में 6 वरिष्ठ नेतागण भी हैं। जिसमें देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा है जो कश्मीर तक जा रही है, ये एक सामाजिक परिवर्तन की यात्रा है राहुल जी के नेतृत्व में। और इसमें लाखों लोग शामिल हुए हैं। देश के अंदर जो लाचारी, बेबसी, भय, नफरत का जो वातावरण था, महंगाई, बेरोजगारी के चलते जो उदासीनता थी, उस सब के खिलाफ अब आगे कांग्रेस पार्टी जो मुद्दे इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों के विपरीत सरकार को जो चल रही है उसके खिलाफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी के कद को बढ़ाने और उनकी एक अलग पहचान स्थापित करने के तौर पर देखा गया था। कई बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीएम पद के चेहरे के रूप में भी बात करते देखा गया। इस बात को YouTube पर राहुल गांधी के दिए इंटरव्यू में देखा जा सकता है कि जब उनसे पीएम पद के चेहरे को लेकर पूछा गया तो उन्होंने अपनी 3 सूत्रीय एजेंडे के बारे में बताया। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं राहुल के मन में भी पीएम बनने की इच्छा बनी हुई है। Who knows about these things, you know? I would transform the education system. I would help people doing production, right? Who might have small businesses, might be struggling, and I would help them
scale those businesses and make them big. 5, 10 people, 15 people who run them, and they pretty much control the whole structure. And I think what India needs is lots of small businesses transforming into larger businesses. Because the real problem we're facing is unemployment. And with the type of concentration of wealth that we have, you're not going to solve that problem. So the third thing I would do is I would protect the people who are having a rough time, right? Farmers, laborers, youngsters who are unemployed. So I'd make sure that they feel they have protection in this country. So the way I think about it is, they should feel they have protection, and then they should be able to expand their imagination to do whatever they want. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा वर्तमान सरकार की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ थी। साथ ही देश में महंगाई, बेरोजगारी, राजनीति का केंद्रीयकरण और विशेष रूप से भय, कट्टरता की राजनीति और नफरत के खिलाफ थी। लेकिन सवाल ये है कि 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो रही है, जिसमें अभी भी 5 दिन बाकी है। ऐसे में उसकी एंडिंग से पहले ही दूसरे अभियान की शुरुआत को सफलता के उत्साह के रूप में देखा जाए, या फिर बची हुई कोर कसर इस हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा से पूरी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। ये जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, इसको हम किस तरीके से देखते हैं और क्या मायने इसके निकाले जाएं, क्योंकि कांग्रेस तो काफी उत्साहित है। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, चंद्रेश कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, रमेश श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और डॉक्टर सुनील कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। चंद्रेश जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, क्या कोई कोर कसर रह गई थी बाकी, जो इस यात्रा को भी हाथ से जोड़ो हाथ अभियान अब शुरुआत किया जा रहा है उसका? नहीं, देखिए, कोई कोर कसर की बात नहीं है। भारत जो यात्रा अपने आप में एक सफल यात्रा रही, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम कहेंगे तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा गई, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, कोई विवाद न होना, हिंसा न होना, और रास्ते में लोगों का असीम प्यार और स्नेह राहुल गांधी जी को प्राप्त हुआ। तो इस यात्रा को एक सफल यात्रा कहेंगे। और गांधीवादी तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत सरकार के दमनकारी नीतियों का विरोध किया, उनको विषयों पर क्रिटिसाइज करने का कार्य किया, और जनहित के संबंधित जो भी मुद्दे थे उसको उठाने का कार्य किया, और भारत की जनता का भी काफी प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ। हमारा जो अगला कार्यक्रम है, हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो कैंपेन, हम तब तक सफल नहीं मानेंगे तब तक कि लोगों के बीच प्रेम और स्नेह के भाव को हम घर घर तक न पहुंचा दें। ठीक है। और इसी से राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम की जा सकती है। तो भारत को जोड़ने के लिए लोगों को हाथ से जोड़ना जरूरी है, और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी गली में, मोहल्लों में जाने का कार्य करेगी, गांव-गांव जाने का कार्य करेगी। एक खत की बड़ी चर्चा हो रही कि राहुल गांधी का एक खत भी होगा इसमें, जो लोगों को सौंपा जाएगा। इसमें क्या होगा खास? एक राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, देश के लोगों से कुछ अपेक्षाएं होंगी, कुछ मैसेज होगा। उन्होंने जो अनुभव किया है, जो महसूस किया है, भारतीय लोकतंत्र, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के मूल्य और दर्शन से संबंधित बातें होंगी, और लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व और भाईचारे का भाव जरूरी है, और हम बंधुत्व और भाईचारे के भाव के साथ आगे बढ़ते हुए भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र बना सकते हैं। आप देश की एकता की बात करते हैं, आप लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जब ये तो तभी संभव हो सकेगा ना जब आपका अपना संगठन मजबूत होगा। तो कमजोर संगठन को कैसे मजबूत करेंगे? उस दिशा में भी कांग्रेस पार्टी लगातार कार्य कर रही है। हाँ, ये बात सत्य है, आप लोग जो बात कहते हैं, काफी समीक्षा की बात के बाद ये बात कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन हर जगह कमजोर है। कुछ प्रांतों में कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर है, वहां पर बेहतर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। बाकी प्रांतों में, जैसे अभी देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमारा संगठन बेहतर है, उत्तराखंड में हमारा संगठन मजबूत है, राजस्थान में हमारा संगठन मजबूत है, असम में हमारा संगठन मजबूत है। दक्षिण भारत में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस वहां ज्यादा मजबूत है। कुछ राज्यों में हम कमजोर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन भाजपा की तुलना में थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसको हम बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के बाद
मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। अश्विनी साई जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि सीधी सीधी टक्कर और सारी जो घेराबंदी है वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही हो रही है। ऐसे में ये है कि अब कभी वो संविधान की बात करते हैं, कभी भारत के जोड़ने की बात करते हैं, आप संगठन भी मजबूत करते जा रहे हैं। चेहरे पे जो आप लगातार कहते थे गांधी परिवार, वो मुद्दा भी आपसे छीन लिया है। क्या लगता है कि आप इसमें कमजोर होंगे या आपको घेर पाएंगे? रविंद्र जी, देखिए, अभी हमारे भाई ने कहा कि हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में थोड़ा ही कमजोर है। 2% वोट इनके पास है, 50% के पास हमारा है। थोड़ा ही कमजोर संगठन है बस उत्तर प्रदेश। और मैं दक्षिण भारत की भी बात याद दिला दूं, 129 सीट में 37 सीट इनके पास है, 29 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम अगर कहते कि हम थोड़ा ही कमजोर हैं इनसे तो शायद चलता। दूसरी बात अब आता हूं मैं इस भारत जोड़ो यात्रा से लेकर और हाथ से हाथ जोड़ो। देखिए, कांग्रेस की कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कैसे वो जनता के बीच में जाएंगे, क्या करेंगे रविंद्र जी, वो उनका अपना फैसला है। किसको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं, भले ही उनके सहयोगी दल पहले जैसे चेयरपर्सन सोनिया जी को मानते थे, अब नहीं। मैंने तो इसलिए पूछा, शायद वो जो ताकत की बात कर रहे हैं वो शायद वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं कि 1951 बस इतना ही फर्क है, उसके बाद उनका जो वोट बैंक है उनके साथ ही है। लेकिन उसके साथ साथ वो घेराबंदी तो आप ही की कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये तो हम रमेश जी से पूछे ना कि रमेश जी उनके लिए क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो दूर दूर तक नहीं है, वो तो रमेश जी बताएंगे कि क्या कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन मैं जो भारत जोड़ो यात्रा जहां से शुरू हुई उधर से की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे शुरू हुई गोवा में, देखिए किस तरीके से टूटन हुई, माननीय गुलाम नबी जी आजाद हो गए, और यात्रा जैसे ही समाप्त हो रही है 2 घटनाएं हुई जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। एक, दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की भावना को व्यक्त कर दिया देश के सामने कि कांग्रेस के अंदर क्या भावना है, इस सैनिकों के प्रति क्या भावना है, देश के प्रति क्या भावना है, वो उन्होंने उजागर कर दिया। जो राहुल जी इस सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे, कल उनको उसका खंडन करना पड़ा। दिग्विजय सिंह यात्रा के संयोजक हैं और उसके बाद ये बात आ रही है, तो वो एक वो हो गया। दूसरा, आज क्या हुआ, भारत जोड़ो यात्रा में अनिल एंटोनी जी ने जो इस्तीफा दिया, इसलिए दिया, क्यों दिया, और उसका समर्थन किसने किया रविंद्र जी? सर्विष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट करके उनका समर्थन किया, और एक मौन समर्थन शशि थरूर जी ने भी किया है कि मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन वो आजाद है अपना काम करने के लिए, अपनी बात कर सकते हैं। अच्छा, एक बात अश्विनी जी समझ से थोड़ा सा हमें भी समझाइए और दर्शक भी समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन जब आप बात करते हैं तो कांग्रेस के लीडर्स की बात करते हैं, कांग्रेस से जो लोग जुड़े हैं उनकी बात करते हैं, या फिर आप दूसरों की बैसाखी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्यों? कैसे हम दूसरों की बैसाखी का इस्तेमाल, ये बैसाखी नहीं कहेंगे हम तो। आज हमारे एनडीए चला रहे हैं, एनडीए के नेता हम हैं, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, और ये माननीय अटल जी के समय से एनडीए चला आ रहा है। लेकिन आज देखने की स्थिति है कि अभी तेलंगाना में एक जो है रैली हुई, उसमें रमेश जी बुलाए गए, उसमें अखिलेश जी बुलाए गए, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं आया। और एक जो अभी 30 तारीख को होने वाला है, उसमें इन लोगों को कहीं नहीं बुलाया गया, तो यूपीए कहाँ दिख रहा है? क्योंकि आज जो है राहुल गांधी जी को नेता मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा। हम उसको बैसाखी नहीं कहेंगे, हम तो उनको अपना सबका साथ सबका विकास की बात हम करते हैं, सबका साथ नहीं। पहले जब राजनीति होती थी तो अक्सर ये कहा जाता था कि जो दूसरे पार्टी का जो भेद लेकर इधर आएगा, यानी विभीषण कहलाएगा, वो इधर आ जाएगा तो हमारी जीत हासिल हो जाएगी हमें। तो ज्यादातर लोग तो वो कांग्रेस खुद कहती है कि हमारी कांग्रेस के लोग ही पहुंच चुके हैं, इसलिए अब बीजेपी रही कहां, सब कांग्रेस वाले हो गए। देखिए, कांग्रेस ऑब्वियसली रविंद्र जी बहुत पुरानी पार्टी है। ये कांग्रेस भले ही इंदिरा जी 69 में इस कांग्रेस को बनाया है उन्होंने, कांग्रेस था और कांग्रेस आई बाद में हो गया, लेकिन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ करती थी आजादी के समय, उसका इतिहास बड़ा रहा है। लेकिन ये तो इंदिरा कांग्रेस के साथ अब हम कैसे कहें? अब देखिए, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है सोचने वाली। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो लोग गए, प्रकाश सिंह बादल की स्थिति देखिए क्या है आज, जो छोड़ के गए हैं, और इनके साथ शरद पवार जी की स्थिति देख लीजिए, ममता बनर्जी जी की स्थिति देख लीजिए, बहुत अभी गिनाने की बात नहीं है। इनको छोड़कर जो गया वो सारे कांग्रेसी हैं, लेकिन सभी इनको छोड़कर आज एक बने हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद जो लोग गए हैं उनकी स्थिति देख लीजिए, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन तो एक सवाल उसके बाद मैं रमेश जी के पास जाऊंगा। आप कांग्रेस को टक्कर देने की बात करते रहे, कांग्रेस की तरफ देखते रहे,
और आम आदमी पार्टी आपके गढ़ में सेंध लगा गई, तो आप मजबूत कितने हैं? उनको तो रोक नहीं पाए, तो दो के बीच में तीसरा फायदा उठाता है, ऐसा कहा जाता है। मुझसे या रत्नेश जी? आपसे पूछ रहे हैं। जी जी। नहीं तो आम आदमी पार्टी ने हमारे गढ़ में कहाँ सेंध लगा दिया है, जरा सा इसको। गुजरात में तो वो सीटें ले ही आए हैं ना। देखिए, लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलते हैं, सत्ता उनको बहुत दूर है अभी, लेकिन हाँ भाई वो भी, उन्होंने भी मेहनत की, उनके भी प्रत्याशी उतरे, 2-4-5 सीटें अगर इतने में पाए हैं तो अच्छी चीज है। क्योंकि देखिए, कभी कोई दल का उदय होता है, हमारा भी दल का उदय हुआ, किसी और दल का उदय हुआ, तो आज कई देशों में, कई प्रदेशों में सरकारें हैं। तो आज जो है, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने एक पार्टी बनाया और वो लोकतांत्रिक पार्टी है, आज तो हमको तो लगता है कि कांग्रेस के बाद वही एक ऐसी पार्टी है जो 2 राज्यों में सरकार में, 1.5 राज्यों में है, दिल्ली आधा ही राज्य है, 1.5 राज्यों में सरकार में है। लेकिन आज ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो भी 2-4-5 सीट लेकर आए। तो हमारे गढ़ में नहीं, हमने तो माधव सिंह सोलंकी जी का रिकॉर्ड 84 वाला तोड़ा है, और अब 2024 में 84 वाला फिर तोड़ेंगे। 400 पार का नारा लेकर चल रहे हैं, ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है रमेश जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हमेशा खिलाफ रहते हैं, कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं कि कभी किसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, आपको कमजोर करने की कोशिश की जाती है, आपके नेताओं को जेल में डाला जाता है। तो फिर आप कांग्रेस का हाथ मजबूत क्यों नहीं करते हैं? आप उनके साथ खड़े हो जाइए, आप अलग थलग भागते क्यों नजर आते हैं? अब तो वो हाथ से जोड़ो हाथ कह रहे हैं, तो हाथ मिला लीजिए उनसे। तो कांग्रेस और बीजेपी अलग कहाँ है? दोनों एक ही तो है, कांग्रेस और बीजेपी। एमसीडी के चुनाव में भी देख लीजिए, मेयर के चुनाव में दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया। तो ये जो आप इस वक्त जो बात कह रहे हैं, वो हम क्या इस बात का असर देखें कि अभी अश्विनी जी ने आपकी तारीफ की थी, कम से कम कितनी सीटें तो हासिल कर ली, 2 राज्यों में पहुंच गई, इस बात का असर देखें? अश्विनी जी भाई हैं, मैं भी उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ, बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो ये राजनीतिक शिष्टाचार तो अपनी जगह है, लेकिन जहां तक राजनीतिक परंपरा की बात है, विचारधारा की बात है, उस पर अगर मैं बात करूं तो बात हो रही है हाथ से हाथ जोड़ो वालों की। आज ही अंतरी साहब के सुपुत्र ने हाथ छोड़ दिया। राजस्थान में क्या पेपर लीक होने बंद हो गए कि युवा और बेरोजगार कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे? छत्तीसगढ़ में जो हसदेव अरण्य को खोदा जा रहा है, वहां के जो आदिवासी हैं, गरीब हैं, वो क्या कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाएंगे? उन्होंने राहुल जी से मुलाकात भी की थी। तो कौन अब कांग्रेस से हाथ मिलाएगा? क्या युवा बेरोजगारों की समस्या, महिला विरोधी अत्याचारों की समस्या हल हो गई हर जगह पे? ऐसा नहीं हुआ ना। तो क्या आने वाले समय में अगर कभी समर्थन की जरूरत पड़ी तो किसको देंगे आप जी? आने वाले समय में समर्थन देने की जरूरत पड़ी, किसको देंगे? कांग्रेस की तरफ झुकाव होगा या बीजेपी की तरफ? देखिए, ये जितने भी कर महोदय लोग हैं, ये अपने मन से एक गलत फहमी दूर कर लें कि हम कोई तीसरी ताकत है। ये जैसे ही आप तीसरी ताकत कहते हैं ना, वैसे ही सवाल का जन्म हो जाता है कि आप समर्थन किसको देंगे? अरे साहब, हम अपने आप में एक ताकत हैं, हमें ना किसी को समर्थन देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सुनील कौशिक साहब, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि सियासत को मजबूत करने की बात कही जा रही है, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही जा रही है, तो सियासत में हाथ से जोड़ो हाथ को भारत जोड़ो के बाद कांग्रेस के लिए देखा जाए या पूरे देश के लिए देखा जाए? किसके लिए बेहतर और उसके लिए किसके लिए दिक्कत पैदा करने वाली है? नहीं, ये तो देखो, जो कांग्रेस अभियान चला रही है इसमें बुराई का है। संविधान ने उनको अधिकार दिया है और निश्चित तौर से कांग्रेस जोड़ने की बात कर रही है, और जोड़ने के बाद जब जुड़ गए तो हाथ मिलाने की बात कर रही है। तो यदि कांग्रेस को लीडरशिप 2024 की करनी है तो निश्चित तौर से वो चीजें करके दिखानी पड़ेगी। जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस की छतरी के नीचे कैसे आएंगे? वो तभी आएंगे जब दिखेगा कि निश्चित तौर से लीडरशिप कांग्रेस की उभरी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है। तो ये राहुल गांधी ने भी स्वीकार किया इस बात को लेकर के कि वो पुराना वाला राहुल गांधी मर गया, वो दिखाई नहीं देगा अब नया राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की लीडरशिप में जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, वो कांग्रेस को कम से कम समीक्षा करने की आवश्यकता है कि जो देश में उन्होंने क्या महसूस किया, क्या देखा, क्या किन चीजों की आवश्यकता है। वो 30 जनवरी को समापन है
कौन कौन से राजनीतिक दल वहां पहुंचेंगे, कौन नहीं पहुंचेंगे, उसके बाद समीक्षा की जाएगी। लेकिन मेरी बस कांग्रेस से यही थोड़ी सी इस मंच के माध्यम से गुजारिश है कि पहले कांग्रेस अपना परिवार देखे, और जो अपेक्षा उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खड़गे साहब से थी, मुझे नहीं लगता कि वो कोई खड़े उतर पा रहे हैं। कोई एक राजनीतिक संदेश उन्होंने ऐसा नहीं दिया जो कार्यकर्ताओं में जोश भरने जैसा काम। वही चीजें, वही पुराने ढर्रे पर कांग्रेस चढ़ रही है। और राजस्थान में आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक दूसरे के आमने सामने हैं। विधानसभा सत्र चला तो देखा क्या, विधानसभा सत्र से पहले देखा उप मुख्यमंत्री, आपने बहुत बड़ा और गंभीर सवाल पूछा, और कई बार ये सवाल खड़ा होता भी है कौशिक साहब कि आखिर इस भारत जोड़ो यात्रा से मिला क्या। कि भाई कम से कम यात्रा के बहाने, ठीक है आपकी यात्रा थी, आप भारत जोड़ने के लिए निकल पड़े, लेकिन विजन तो क्लियर होना चाहिए ना कि हम करना क्या चाहते हैं। इसके तहत वो क्या करना चाहते हैं ऐसा तो कुछ लगा नहीं, क्योंकि आप कह रहे सियासत की यात्रा है नहीं, भारत जोड़ने की है, तो भारत टूटा कब? पिछले 8 सालों में भारत की राजनीति पर रविंद्र जी यदि हम प्रकाश डालें तो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। देश के अंदर माइनॉरिटी को मेजोरिटी से भय दिखाकर, मेजोरिटी को माइनॉरिटी से भय दिखाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इस बात को कांग्रेस पार्टी ने भांप लिया और हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी को यदि बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब देश से संवैधानिक संस्थाएं और लोकतंत्र खत्म हो जाएंगे। भारत के संविधान में संपत्ति के विकेंद्रीकरण की बात की गई है, जबकि आबाद तरीके से निजीकरण के द्वारा ये क्रॉनिक कैपिटलाइजेशन के माध्यम से संपत्ति का केंद्रीकरण कर रहे हैं, जिसके कारण देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई तेजी से बढ़ रहा है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करते हुए गांधीवादी तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम भारत को जोड़ने का एक संकल्प लिए और उस दिशा में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा। तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर लगाम लगाने की कोशिश हमने किया और आम जनता को हमने एक मैसेज देने का कार्य किया कि यदि हमें देश की प्रगति चाहते हैं, हमें देश को आगे बढ़ाना है, तो सबको मिलजुल कर रहना है और सत्ता पद से भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं डरता। जब भी इस देश के लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आप कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, तो इमरजेंसी के टाइम भी आपको याद होगा वो किसके दौर में था और क्या हुआ था। लेकिन एक सवाल हम यहाँ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर चलिए आप 2024 की बात कर रहे हैं, अभी तो 9 से 10 राज्यों में चुनाव भी होने हैं, तो आपका जो पीएम पद का चेहरा राहुल गांधी होंगे या कोई और? नहीं, देखिए ऐसा है रविंद्र जी, राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पसंद करते हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये मंशा है कि राहुल गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बने 2024 तो जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें जो 3 सूत्रीय एजेंडा बताया कि अगर आप पीएम बनेंगे तो क्या होगा, सोशल मीडिया पे भी वायरल है वो इंटरव्यू, उसमें तो उन्होंने बता दिया। इसका मतलब कि कहना कि उनके अंदर है ऐसी मंशा पीएम बनने की। नहीं, उनके अंदर मंशा हो या न हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मंशा ये जरूर है कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने और वो एक सक्षम प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने जितने भी निर्णय बनेंगे और सक्षम बनेंगे, ये काफी है। अश्विनी जी 10 सेकंड में अपनी बात रख दूं, 10 सेकंड बस लूंगा मैं। अश्विनी जी का ही समय ले रहा हूँ 10 सेकंड। इन्होंने नोटबंदी किया, राहुल गांधी जी ने भविष्यवाणी की, जो भविष्यवाणी की सही साबित हुआ। इन्होंने जीएसटी लाए, राहुल गांधी जी ने भविष्यवाणी किया, वो तो सब पता है कि कांग्रेस के आरोपी रहते हैं। आपने उनका 10 सेकंड समय ले लिया, आपने उनका 10 सेकंड ले लिया। सत्ता भी आपको लेनी है तो उसके लिए क्या काम करना है ये अभी तक आप नहीं बता पाए। अश्विनी जी 10 सेकंड उनके पास आपके चले गए, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि अभी 9 राज्यों में चुनाव भी होने हैं, अगर जम्मू कश्मीर में भी हो जाता है तो फिर 10 राज्यों में हो जाएंगे। हम ये समझना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर कांग्रेस ने साबित कर दिया और जो हिमाचल वाला स्वरूप देखने को मिला, जो एमसीडी वाला आम आदमी पार्टी ने स्वरूप दिखाया, ऐसा अगर हो गया तो आपके लिए तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति आप करते हैं, राजनीति का केंद्रीकरण करते हैं। इन 2 सवालों के जवाब। मैंने बस नफरत से शुरू कर रहा हूं। अभी चंद्रेश भाई ने नफरत की बात की, बहुत स्पष्ट रूप से नफरत के 2-3 उदाहरण मैं दे देता हूं। अनिल एंटोनी जी का नाम लिया, एक एंटोनी साहब के पुत्र, उन्होंने इस्तीफा दिया सभी अपने पदों से कांग्रेस की सदस्यता से। उसके बाद
उसके पहले उनके पास किस तरीके के जो राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान खोले हैं, उस दुकान से बड़े अच्छे अच्छे नफरत वाले नहीं मोहब्बत वाले मैसेज आए, जिसका जिक्र उन्होंने अपने ट्विटर में भी किया कि धमकी भरे मेरे पास मैसेजेज आए जिसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये है नफरत की एक उदाहरण नफरत का। दूसरा, एक नारा लगा था जब ये लोग केरल में गए थे, वहां तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, वहां के मुसलमानों को खुश करना था। 145 दिन और बाकी और निकर की जलती हुई फोटो लगी थी। संघ को 145 दिन में ये खत्म कर रहे थे। यही सपना देखा था पंडित नेहरू ने। उन्होंने उस समय पंजाब प्रांत कहा जाता था तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा और केरला को। पंजाब प्रांत में प्रेशर बना दिया था कि आप जो है बंद करिए, संघ को बैन करिए और मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाइए। वही काम ये भी कर रहे हैं। तो नफरत की राजनीति उस समय भी करते थे, नफरत की राजनीति आज भी कर रहे हैं। संघ के पैंट में जो आग लगाया और 145 दिन और लिखा, वो लगभग 145 दिन पूरे होने जा रहे हैं। तो संघ 3 पीढ़ियों से ये लोग उखाड़ नहीं पाए संघ को, और आने वाले हमको लग रहा है कि 300 पीढ़ियां भी हो जाएंगी तो संघ ऐसे ही अनवरत रहेगा जो प्यार बांटता रहता है चंद्रेसाई। दूसरी बात, रविंद्र जी का जो 9 राज्यों के चुनाव में, मैं आज की बात कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट से चाहे नागालैंड हो और चाहे जो है आप आसाम हो, उधर मणिपुर हो, सिर्फ मिजोरम में 1-2 संस्थाएं रह गई हैं जो उग्रवादियों की हैं। बाकी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हम लोगों ने बदला क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज से 8 साल पहले जो अभी चंद्रेश भाई कह रहे थे कि नफरत 8 साल से है, वहां के लोग ये कहने में गुरेज करते थे कि वी आर नॉट इंडियन, हम लोग अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बढ़ोतरी से मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी है ना अश्विनी, ठीक है वहां आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात आपने हिमाचल में भी की थी। नड्डा साहब तो वहीं के हैं, अनुराग ठाकुर भी वहां पर जिस तरह से नजर आए जद्दोजहद करते हुए, वहां तो आप हार गए ना। तो हमने इसीलिए कहा वो तस्वीर अगर आ गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। नहीं रविंद्र जी, हमको हिमाचल की जनता ने नकारा नहीं, जैसे इनको पश्चिम बंगाल में नकार दिया, दिल्ली एमसीडी में नकार दिया, गुजरात में नकार दिया, हमको नकारा नहीं जनता ने। 37,000 वोट से पीछे हैं बस हम इनसे। वहां हमको सिर्फ 0.9% वोट है, वो 37,000 वोट पीछे हैं। हमको जनता ने अपने, देखिए हो सकता है कोई हमारा अंदरूनी कारण रहा हो जिससे हमारे। ठीक है अश्विनी जी, थोड़ा सा रोक रहे हैं, अब सुनील जी के पास जाएंगे क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। सुनील जी, चूंकि आम आदमी पार्टी लगातार पैठ बना रही, खुद का कद बड़ा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से मजबूत है, कई जगह तो पक्ष में और कई जगह विपक्ष में, जहां कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी। अब क्या लगता है कि अब जो हाथ से जोड़ो हाथ शुरू होगा, इसमें चुनौती कौन देगा? आम आदमी पार्टी अपना कद बड़ा करेगी या राहुल गांधी की ये मुहिम काम आएगी कांग्रेस के लिए? नहीं देखो रविंद्र जी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। आप पार्टी को अभी वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इतनी जल्दी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलना और सभी प्रदेशों में अपने संगठन को थोड़ा सा सुनील जी, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए, एक तो छवि को लेकर सवाल उठ रहे थे, उस छवि से वो ऊपर कर आ गए। एक उन पर आरोप लग रहे थे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कांग्रेस के गांधी परिवार का ही होता है, उससे भी उन्होंने किनारा कर लिया। और जैसे जैसे करके पूर्व गवर्नर, रॉ के पूर्व प्रमुख शामिल हुए, कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव तो देखने को मिला। किसान नेता भी, टिकैत भी जुड़े वहां पर। तो ऐसे में अगर ये सारे लोग एक होते हैं तो क्या लगता है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी आने वाले समय? देखो रविंद्र जी, जो भी ब्यूरोक्रेसी के बड़े लोग जुड़े हैं वो कांग्रेस की सरकार में उन पदों पर रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, वो जनता सब जानती है। कहीं न कहीं गांधी परिवार का, कांग्रेस पार्टी का आपके ऊपर आशीर्वाद रहा, तब आप उन पोस्टों पर उनकी नियुक्तियां हुई। लेकिन हाँ, निश्चित तौर से ये मानिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा है ये कितनी सफल हुई है ये कांग्रेस को तय करता है। नहीं, लेकिन राकेश टिकैत ने जिस तरह से किसानों को लेकर ये कहा है कि अब जो है सीड बिल लाने वाली है सरकार, उससे शिकंजा कसा जाएगा, और ये अपील अगर घर कर गई, घर अपील करना, देखो सोशल मीडिया का जमाना है। हिमाचल में आपकी सरकार आती है, हिमाचल से संदेश बहुत कुछ दे सकते थे आप, राजस्थान से दे सकते थे, छत्तीसगढ़ से दे सकते थे। आपने हिमाचल में आकर के 3 रुपए डीजल के बढ़ा दिए और आप महंगाई पर हंगामा बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर से बीजेपी को एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की आवश्यकता है। ये मुद्दे हैं देश में, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो मेहनत की है
उस मेहनत का परिणाम देखने को जरूर मिला है, लेकिन वो सत्ता हासिल कर ले ये कहना जल्दबाजी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुहिम कितना रंग लाएगी ये तो नहीं पता, आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर है या नजदीक है। ये धीरे धीरे करके 9 राज्यों के जो चुनाव होंगे उसमें साफ होता जाएगा कि कांग्रेस खुद जुड़ती है लेकिन उसके साथ साथ विपक्षी एकता को भी बरकरार रख पाती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।